आइए स्टार्ट करते हैं। डिविजन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये, अगर एम्प्लॉयर कुछ देगा एम्प्लॉय को तभी ये चैप्टर एप्लीकेबल है। मान लीजिए एम्प्लॉय की अपनी गाड़ी है, घर में यूज कर रहा है, अपने आप पेट्रोल डलवा रहा है, चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ नहीं देगा तब तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिएगा एम्प्लॉय गवर्नमेंट के पास जाता है, बैंक के पास जाता है, दोस्त के पास जाता है, उससे लोन लेता है। इस सिचुएशन के अंदर यहां पर कोई लेना देना नहीं है सैलरी हेड का। आपने गवर्नमेंट से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया, कोई लेना देना नहीं है। अगर एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो पॉइंट है कुछ यहां पर, देन देयर इज सिचुएशन। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया है ओनली देन दिस चैप्टर बिकम्स एप्लीकेबल। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ये सैलरी चैप्टर नहीं लगता, जैसे कि सबसे पहले पार्टनर ऑफ अ फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिलती है तो सेक्शन 28 साफ कर देता है कि वो सैलरी आप सैलरी हेड में ना ले जाकर पीजीपी हेड में ही टैक्सेबल करके चलेंगे आप। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनर दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरीके से डायरेक्टर्स दो तरीके के हैं, एक होल टाइम जो एम्प्लॉई हैं उनकी इनकम सैलरी हेड में, एक पार्ट टाइम विजिटिंग डायरेक्टर जिनकी डायरेक्टर्स फीस मिलती है, वो मीटिंग में आएंगे, अटेंड करके चले जाएंगे, उनकी फीस अंडर हेड अदर सोर्स टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलएज, इनकी इनकम अदर सोर्स में जाती है, इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं करता इन्हें। नेक्स्ट, ऑनरेरियम गेस्ट लेक्चर्स। ऑनरेरियम आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आपको एक आधे कहीं लेक्चर देने के लिए बुला लिया गया स्कूल कॉलेज के अंदर, आपको जस्ट टू ऑनर छोटा मोटा अमाउंट दे दिया गया आपको, तो आपकी इनकम अदर सोर्स में। अगर आप एम्प्लॉई हैं, कॉलेज में जॉब करते हैं, इन दैट सिचुएशन आपकी इनकम सैलरी हेड में आएगी। नेक्स्ट, अगर आप एम्प्लॉयर्स के पेपर चेक नहीं कर रहे, आप सीए इंस्टीट्यूट के पेपर चेक कर रहे हैं, आप सीए प्रैक्टिस में गए हैं, आपका बिजनेस ही है, प्रोफेशन ही है आपका ये, तो आपकी इनकम अदर सोर्स में चली जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस साइड का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 क्या कहते हैं सिचुएशन के अंदर, एक्रूड और ड्यू विच एवर इज, ध्यान से सुनकर, पेड और रिसीव विच एवर इज ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकम एक्रूड कब हुई, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकम ड्यू कब हुई और रिसीव कब हुई। अगर हमने एडवांस ले लिया तो हमारी इनकम इसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आरएफए निकालने लगेंगे आप, तब उस सिचुएशन के अंदर अगर आपने अगले साल का एडवांस लिया है तो आप उसे टैक्सेबल नहीं करके चलेंगे, क्योंकि आरएफए में सिर्फ उसी पीरियड की इनकम लेकर चलते हैं जिस पीरियड के लिए मकान दिया गया था आपको यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट, अलाउंसेस। अलाउंसेस में सबसे पहले ऑफिस के अलाउंसेस, 6 अलाउंस याद रखिएगा, उनको बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा। कौन कौन से 6 अलाउंस कौन कौन से? पहला टीए, दूसरा डीए, तीसरा, चौथा एचए, पांचवा ए, छठा यूए। ये इन 6 अलाउंस में ध्यान रखिएगा कि अमाउंट स्पेंट देखना आपको। अगर अमाउंट स्पेंट ना गिवन हो तो हम अजम्पशन लेंगे दैट नथिंग हैज बीन स्पेंट, कुछ भी खर्च नहीं किया गया आपका पर। तो इस सिचुएशन के अंदर आप ये देखेंगे रिसीव कितना हुआ, स्पेंड कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम निकाल कर चलेंगे ऑफिशियल पर्पस के लिए। सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन है। फिर जो पर्सनल अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर अलाउंस टू ड्राइवर्स एटसेट्रा, उनके केस में एक अपर लिमिट देखेंगे और एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देंगे। तो ये डिस्टिंक्शन क्वेश्चन में ध्यान से कर लीजिएगा कि वो 6 अलाउंस ऑफिस वाले हैं या ये वाले पर्सनल पर्पस के लिए हैं। पर्सनल पर्पस के लिए हैं, उनकी लिमिट याद रखिए। चिल्ड्रन एजुकेशन कितना रुपीज है वहां पर? 100 रुपीज। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 और 600। बोल तो दिया, ध्यान से पढ़ भी लेना। कभी सेंटर का क्वेश्चन पढ़ो खाली, कभी ऊपर वाला ब्लाइंड तो देखा है, हैंडीकैप सर, ना नीचे डेप्रिसिएशन देखा, ना ऊपर वो देखा वहां पर कुछ, दोनों को ध्यान से चेक करते हुए। सौगंध है आपको धरती मां की जिसने आपको जन्म दिया कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ोगे। आप ध्यान रखना अच्छे से प्रॉपर्ली। हैंडीकैप, डिसेबल, ब्लाइंड 600 पर मंथ, एक्चुअल खर्चे बिल्कुल भूल जाइएगा यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट अपने सामने एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस में क्लॉज कौन सी है? क्लॉज 13 कैपिटल ए ऑफ सेक्शन 10। इनकम टैक्स में सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस का है।
जितने भी एग्जामिशन है सारी की सारी सेक्शन 10 में कंटेंट है आपकी वहां पर हो, तो उन एग्जामिशन के सेक्शन के अंदर आपको 13 कैपिटल ए जरूर ध्यान रख के चलना है। कैसे लिखेंगे आप? एक्चुअल लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 13 कैपिटल ए, 10 13 कैपिटल ए, कितना वहां पे? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अप टू 40 और 50% ऑफ सैलरी। सबसे जरूरी काम ये देख लीजिएगा कि कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा चार चीजों में। सबसे मेजर पॉइंट क्वेश्चन में चेक करना है, एचआर में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो अपना टाइम स्केल बनाकर कट लगाइए। कट लगाने के बाद ये क्लियर कीजिए कि किस किस पीरियड के लिए मुझे कैलकुलेशन अलग करनी है, उनका डाटा लिखिए, चारों फैक्टर्स, फिर क्वेश्चन उसके बाद सिंपल है, हर एक का अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करना आपको। यहाँ पर टाइम स्केल सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कि कब कब कुछ चीजें बदल रही हैं आपकी यहाँ पर। करेक्ट। नेक्स्ट, इन सब अलाउंसेस के अलावा जितने भी और अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल हैं। जैसे इसमें मेन ध्यान रखिए सीसीए, सीसीए बोले तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो गया। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, पर्क्स एग्जेम्प्ट है। लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, पर्क एग्जेम्प्ट है आपके। करेक्ट। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, पर्क एग्जेम्प्ट है आपके वहां पर हो। इसी तरीके से जितने भी अलाउंस बाकी बच गए और वो सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल करके चलेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट, परक्विजिट्स। सबसे पहले आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर आपको यह सर्च करना है कि मकान एम्प्लॉयर का अपना है या किराए पर है। अगर क्वेश्चन कहता है एफआरवी, एफआरवी का मतलब क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू। निकम्मे कहीं के ना हो तो सारे टाइम यहां पर किस कुछ भी पूछ लो क्या होता है, उसका मतलब बताओ उसका ध्यान से। एफआरवी का मतलब होता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। शाबाश। एफआरवी का मतलब होता है कि इसी तरह के मकान की एरिया में कितनी वैल्यू चल रही है। हाँ तो मतलब हाँ यही होता है, मतलब यहां पर वाला है। इसका मतलब यह है कि आपने रेंट पे नहीं किया। जब रेंट पे नहीं किया आपने, इसका मतलब मकान एम्प्लॉयर का अपना है। अगर मकान एम्प्लॉयर का अपना है तो स्टार्टिंग से हम ये ध्यान रखेंगे सिर्फ 15, 10, 7.5, ऑल्सो पॉपुलेशन पर भी ध्यान रखेंगे वहां पर। अगर लीज रेंट एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो पॉपुलेशन इग्नोर। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे टॉप में हैंग कीजिए कि मकान कब से कब तक दिया गया। सैलरी पर पूरा ध्यान उस पर रखिए। सैलरी निकालिए, सैलरी निकालते समय ध्यान रखिएगा बेसिक डीए अंडर टर्म्स होना चाहिए। कमीशन सारे अलाउड हैं यहां पर। बोनस हो गया अपने सामने यहां पर। ऑल अलाउंसेस जितना टैक्सेबल पार्ट है अपने सामने, पर्क सारे छोड़ दीजिए। कैसे पता चलेगा कि अलाउंस है या पर्क है? कॉन्सेप्चुअली सोचिएगा बहुत ध्यान से। इन डेप्थ एनालिसिस करना है आपको उस पॉइंट का। यहां पर याद रखिएगा पर्क्स आपके होते हैं जो इन काइंड होते हैं या फिर रिम्बर्समेंट होती हैं। इस तरीके से एक एक चीज को गहराई से चेक कीजिएगा। कोई भी टीचर आपको कोई शॉर्टकट बताए, आपको बहकाए, तो बहकाई में मत आइएगा वहां पर। उसकी वहां पर आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया गया, उस ढंग से ही चेक कीजिएगा कि वो अलाउंस है या फिर पर्क है यहां पर। एम आई राइट? कोई भी मैडम वुडम कहे आपको गलत बात हो जाएगी वहां पर आपके यहां पर। चलिए नेक्स्ट, अगर होटल में दिया गया तो कितना होगा? 24%। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए उनका लाइसेंस फीस फिक्स है। नेक्स्ट, रिपेयर चार्जेस जितने भी हो उसे इग्नोर कर दीजिए। फर्नीचर साथ में दिया हुआ है तो 10% पर एनम, वही जो सेम रूल चलता है अपना एक्चुअल हायर चार्ज के हिसाब से। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवर कर रखा है तो फाइनली लेस करके चल रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिम्बर्समेंट फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। कोई भी आपका पर्सनल खर्चा है और रिम्बर्स किया गया है तो एम्प्लॉय की इनकम में, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने दे दिया आपकी इनकम में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया आपकी इनकम में, इनकम टैक्स पेनल्टी दे दी आपकी इनकम में। कुछ भी चीजें अगर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो आपकी इनकम में ऐड करके चलेंगे यहां पर। हाँ, एग्जेम्पशन दे दे सरकार, बात अलग है, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल प्रिंसिपल ये है, जो भी खर्चा एम्प्लॉय का है, घर का खर्चा है, एम्प्लॉयर ने उसको पैसे दे दिए तो आपकी इनकम का पार्ट है एम्प्लॉय की यहां पर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका देखकर चलेंगे? किस बैंक का देखेंगे आप? एसबीआई का। किस डेट का देखेंगे? 1 अप्रैल का। अगर मैंने लोन लिया 1 जुलाई को तो 1 अप्रैल का, तब भी यहां पर। करेक्ट, ऑलवेज 1 अप्रैल। जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कोशिश करें हर महीने की आखिरी तारीख का बैलेंस देखकर चलें। हर महीने का सेपरेटली कर लें आप, और उस महीने की लास्ट डेट पर जितना आउटस्टैंडिंग था सिर्फ उसी को ध्यान रख के चलेंगे। ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को देखना बस यहां पर हमें। करेक्ट। अगर लास्ट डेट पर 20,000 तक का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो
तो क्या करेंगे आप? जीरो टैक्सेबल। अगर डिजीज के लिए लोन लिया गया है तो कितना लोन एग्जेम्प्ट है? अप टू 20, मोर देन 20 या नो लिमिट? शुक्र है खुदा का, मोर देन 20। क्यों मोर देन 20? क्यों? अप टू 20 तो हम देखेंगे नहीं ना कि लोन क्यों लिया गया। इज इट राइट? मोर देन 20 देखकर चलेंगे। उससे ज्यादा अगर स्पेसिफिक डिजीज के लिए है, अगर 21,000 का लोन है तो इंटरेस्ट कितने पर निकालेंगे? 1 या 21? कितने पर? 21। पूरे लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल कर चलेंगे यहां पर आप। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवर कर लिया है तो क्या करेंगे? देन व्हाट? कुछ रिकवर कर लिया है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से लेस कर देना। ध्यान से चेक करते वहां पर, राइट? चलिए नेक्स्ट, मूवेबल एसेट कितना अमाउंट ऐड करेंगे? 10% पर एनम। ध्यान रखिएगा किस चीज का? ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर 1 साल से कम के लिए दिया गया तो कैलकुलेशन मंथ वाइज करोगे या डे वाइज करोगे? नहीं, कुछ ऑप्शन हो तो बता दो माइंड में कुछ और। नहीं, 2 ऑप्शन हो सकती हैं, मतलब मंथ वाइज भी कर सकते हैं क्या? नहीं, सोच लो कर सकते हो तो यहां पर वाली बात यहां पर है। सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है हमें? डे वाइज। नेक्स्ट, ट्रांसफर। क्वेश्चन में ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि एसेट यूज करने के लिए ट्रांसफर ब्लॉक बना लीजिएगा उस पॉइंट का। अनक्लियर तो एग्जामिनेशन लीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एसी दिए, 1 लाख रुपए के एसी दिए, 1 लाख रुपए चार्ज किए हमने एसी के, तो यूज करने के लिए नहीं हो सकता हो। तो यहां अजम्पशन का स्कोप बन सकता है आपके यहां पर हो। याद रखिए ट्रांसफर के केस के अंदर जितनी ओरिजिनल कॉस्ट है एम्प्लॉयर की उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके चलना है। डेप्रिसिएशन सिर्फ तब लेस कीजिएगा जब एम्प्लॉयर ने 1 साल के लिए यूज किया, अदरवाइज लेस नहीं करके चलना। मिनिमम 1 साल के लिए यूज किया, 1 साल से कम के लिए यूज किया, इग्नोर्ड। और कोई कैलेंडर ईयर नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, सिंपली 12 मंथ्स। अगर एम्प्लॉयर ने खरीदी थी 16 मई को तो अगले साल 15 मई को 1 साल खत्म होता है। इस तरीके से एक साल के लिए डेप्रिसिएशन देकर चलना है। कंप्यूटर पर कितना देकर चलेंगे वहां पर हम? कितना? 50 नहीं, 60 नहीं था इस पे तो पीजीपी में यहां सेम ही तो बात है। यहां पर वाली यहां है, आपने एक बार कहा नहीं था कि जैसे 35 साइंटिफिक रिसर्च में पिछले 3 साल हैं तो 35 एडी में पिछले 3 साल हो जाएंगे वहां पर आपके यहां पर। ऐसे आपने एक बार पहले कहा था आप लोगों ने यहां पर एक बार। यहां पर ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें सेम नहीं हो जाती यहां पर। अगर वहां पर है, यहां पर एक ही तो एक्ट है, क्या हो गया यहां पर ऐसे हालात के अंदर? है ना भाई? हाँ कर तो रहा था अभी यहां पर। वहां अलग है, यहां अलग है। यहां पर ध्यान रखिएगा। WDV पर है। अगला कार पर कितना है? 15% नहीं था वो, कहां पर था वो? यहां पर कितना है? 20। बाकी एसेट्स पर कितना होगा? 10। WDV, PGBP में तो SLM था ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर बैलेंस अमाउंट रिकवर्ड। नेक्स्ट, अगर छुट्टियों पे जाते हैं, याद रखिएगा LTC सिर्फ जाने आने की टिकट है। LTC सिर्फ जाने आने की टिकट है, याद रखे चलिएगा। अगर वहां पर रहने के खर्चे हैं कुछ अगर आपके, तो वो सारे के सारे हम टैक्सेबल करके चलेंगे वहीं पर होटल में। अगर ऑफिस के काम से रुके हैं तो निल, ऑफिस के काम के नहीं रुके हैं तो टैक्सेबल। कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर टोकन बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अगर कभी भी इन काइंड है सिर्फ तभी एग्जेम्पशन है। अगर कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल। कैश गिफ्ट मिला 6000 का, कितना? 6000 टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड, घड़ी मिली, कपड़े मिले, कुछ गिफ्ट इन काइंड मिला, फ्लावर्स मिले, कुछ और मिले, तो क्या होगा? 5000 तक एग्जेम्प्ट और 1 रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, फ्री मील्स। चाय के साथ अगर सांप मिलेंगे तो सांपों की वजह से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आप कितनी बार भी दें सांप, सुबह से रात तक सांप दें आप उसे, लेकिन खाना कितना एग्जेम्प्ट होगा? 50 रुपीज। याद रखिए पर मील। एक महीने में हम अगर कुछ ना गिवन हो तो कितनी मानेंगे? 25। तो ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया? 1250। 12 मंथ्स में कितना हो गया? 15,000। एक क्वेश्चन में लिखा होता फ्री मील गिवन इन द ईयर वैल्यू 13,000, ऐसा क्वेश्चन था। 12,000 13,000 करके 12,000 के आसपास था शायद। तो इस सिचुएशन में पूरे साल में खाना दिया गया, उसकी वैल्यू 12,000 थी, तो हम वहां पर अपने आप एज्यूम करेंगे 25 वर्किंग डेज हुए तो 50 रुपीज पर मिल, 1250 एक महीने का, पूरे साल का 15,000, तो आपने 13,000 या 12,000 दिया अगर आपने, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड क्लब एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा अगर हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है,
तब तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी सिंपल क्लब लिखी हुई है वहां पर हो तो उस सिचुएशन के अंदर पर्सनल पर्पस के लिए है तो उसे हम टैक्सेबल करके चलेंगे। नेक्स्ट, एलटीसी। अगर न्यूजीलैंड भेजा गया, न्यूजीलैंड बोले तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। अब आपका मैथ्स कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, यहां पर ये वाली बात, यहां पर मैथ्स ढंग से पढ़ा होता तो आइडिया लग जाता कि हाँ वाकई में न्यूजीलैंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। यहां पर इस सिचुएशन के अंदर हाँ जी, अगर इंडिया के बाहर भेजेंगे तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। इंडिया में भेजेंगे हम एग्जेम्प्ट। पहले के बाद जुड़वा तिड़वा चुड़वा पलड़वा जितने भी होंगे सारे के सारे माफ होंगे, जितने भी होंगे पुराने वाले सारे माफ, नए वाले कितने? 2। करेक्ट। 4 साल में कितनी बार मिलेगी एग्जेम्पशन? 2 बार। 4 इयर्स में 2 टाइम्स। नेक्स्ट, अच्छा अगर हवाई जहाज से जाएंगे तो कौन सी एग्जेम्पशन मिलेगी? इकोनॉमी क्लास। ट्रेन से जाएंगे तो फर्स्ट एसी, बाकी बस जाएंगे तो डिलक्स, जो भी बढ़िया वाली बस है। मेडिकल परक्विजिट्स याद रखिएगा, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगा के चलेंगे यहां पर हम। मेडिकल अलाउंस के सिचुएशन के अंदर आपको 0 एग्जेम्पशन है। मेडिकल पर्क्स में 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर इलाज करवाया तो उस सिचुएशन के अंदर आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट है। पहला हॉस्पिटल किसका है? एम्प्लॉयर। दूसरा किसका है? गवर्नमेंट। तीसरा लोकल अथॉरिटी। चौथा गवर्नमेंट अप्रूव्ड। पांचवा स्पेसिफाइड डिजीज के लिए जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है वो। उसके बाद अगला कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। नाना प्रकार के नामों से प्रचलित है ये। कितने प्रकार के नाम हैं? नाना प्रकार के। कितने प्रकार के? नाना प्रकार के। एक अपने सामने मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे उन्हीं के नाम है अपने सामने। हम मेडिक्लेम, वही इन सब जगह फुल्ली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय, फैमिली मेंबर सब एग्जेम्प्ट है आपके यहां पर। फैमिली मेंबर में ध्यान रख के चलिएगा, फैमिली मेंबर में वाइफ कैसी हो? वाइफ जैसी भी हो, मतलब डर्टी माइंड्स, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। बच्चे कौन से अच्छे? 2 या सारे? अपने आप पर आए या सारे? शाबाश, सारे। यहां पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे कर लो यहां पर, सारे। अपने बच्चे कितने? 2 या अनलिमिटेड? एलटीसी में तो लिखा हुआ था 2। देखो बीमार हो गया तो इलाज सबका कराएंगे, घुमाने से 2 को लेके जाएंगे। इज इट राइट? बाकी वो घर छोड़ जाएंगे, उसका होम लोन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने, इसमें कोई और प्राइवेट डॉक्टर है तो एग्जामिनेशन कितनी मिलेगी यहां पर? 15,000 पूरी फैमिली के लिए 1 साल में। क्या यहां पर छोटे पापा बड़े पापा आएंगे क्या? नो छोटे पापा, नो बड़े पापा, ओनली पापा ही पापा, नहीं ओनली मम्मी पापा, पापा ही पापा, यहां पर ओनली मम्मी पापा। क्या मैडम का भाई यहां पर आएगा क्या? आजमा के देखना 10 साल बाद। आई लास्ट यू अगेन, हम फिर आपसे पूछेंगे सवाल ये वाला। ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट।